डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स जो क्लास 12 के बच्चे हैं, समाजशास्त्र का यह वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें अति लघु उत्तरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। प्रजनन दर से क्या आशय है? पहला प्रश्न हम लोग का है, प्रजनन दर से क्या आशय है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, प्रजनन दर से आशय बच्चे पैदा कर सकने की आयु जो स्त्रियों में 15 वर्ष से 49 वर्ष तक मानी जाती है, प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या से है। तो इसे ही हम लोग क्या करते हैं, प्रजनन दर कहा जाता है। यानी प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या ही प्रजनन दर कहलाती है। बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। परिवार के प्रमुख प्राणी शास्त्रीय कार्य क्या हैं? तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा, यौन इच्छा की पूर्ति, संतानोत्पत्ति और उसका लालन पालन, भोजन की व्यवस्था, जीवन की सुरक्षा, वस्त्रों की व्यवस्था तथा निवास की व्यवस्था। तो यह जो होते हैं प्रमुख रूप से प्राणी शास्त्रीय कार्य होते हैं। परिवार के प्रमुख प्राणी शास्त्रीय कार्यों में इन कार्यों को शामिल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा हम लोग का प्रश्न है, हुंडी से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, हुंडी व्यापारी विनिमय के लिए अपनाई जाने वाली एक व्यवस्था थी। प्रचलन के अनुसार देश के किसी भी क्षेत्र से किसी व्यापारी द्वारा जारी की गई हुंडी देश के किसी अन्य क्षेत्र के व्यापारी द्वारा स्वीकार कर ली जाती थी। तो यह क्या किया गया है, व्यापारिक विनिमय के लिए स्वीकारी गई एक व्यवस्था थी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हुंडी कहा जाता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। वर्तमान समय में भारतीय समाज में लैंगिक विषमता की क्या स्थिति है? तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो वर्तमान में लैंगिक विषमता की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अब स्त्रियों को समान अवसर, अधिकार एवं सुविधाएं देने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। आप देख भी रहे हैं कि जो नई नई नीतियां आ रही हैं उसमें स्त्रियों को समान अधिकार अवसर देने के लिए तरह तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देते चलें। समाजशास्त्र के जितने भी आप मैंने अपने तक वीडियो बनाया उसका प्लेलिस्ट के रूप में मैंने सेव किया हुआ है और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। आप वहाँ जाकर समाजशास्त्र के पूरे कनेक्शन को देख सकते हैं। और एक चीज़ और, चैनल पर मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है क्लास 12 के इंपॉर्टेंट वीडियोस के रूप में, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग। तो आप वहाँ से भी जाकर अदर दूसरे सब्जेक्टों के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस को वहाँ से देख सकते हैं। बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। स्पष्ट कीजिए कि जातिवाद औद्योगिक कुशलता में बाधक है। औद्योगिक कुशलता में सबसे बड़ा बाधक जातिवाद है, इस बात को स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में हम लोग चलते हैं। तो भारत में जातिवाद ने औद्योगिक कुशलता के विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। जाति व्यवस्था में व्यक्ति के व्यवसाय को निर्धारित कर दिया था, भले ही व्यक्ति में योग्यता एवं क्षमता हो या न हो। बढ़ते छठवें प्रश्न की ओर। नगरीकरण ने फैशन को प्रोत्साहन दिया है, कैसे? नगरीकरण ने फैशन को प्रोत्साहन दिया है कैसे? तो इसका उत्तर अगर हो जाए, उत्तर जो हो जाएगा, नगरीकरण के कारण सामाजिक जीवन में बनावट आ गई है, चारों ओर फैशन की पूजा होने लगी है, सामाजिक रहन सहन के स्तर में भारी अंतर आ गया है। स्पष्ट है कि नगरीकरण ने फैशन को प्रोत्साहन दिया है। तो नगरीकरण नगर में ही देखा जाता है तो फैशन एक तरीके से सबसे ज़्यादा रूप में प्रभावित है। तो यहाँ पर सामाजिक रहन सहन को भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। तो इस तरीके से आप नगरीकरण ने फैशन को प्रोत्साहन दिया है। स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। स्पष्ट कीजिए कि बिना संविधान के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपका। राज्य कहलाने का अधिकार रखने वाले प्रत्येक समाज का संविधान अवश्य होना चाहिए, अर्थात जो सरकार और उसकी प्रजा के संबंध निश्चित करें और जिसके अनुसार राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करें। तो बिना संविधान के हम लोग राज्य की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान जो हमारे यहाँ का है वह संविधान कहीं भी अगर बनाया गया तो मूलभूत उसमें आवश्यकताएं जितनी भी चीज़ें हैं, एक राज्य का या एक केंद्र का, दोनों के प्रति संबंध का, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है राज्य के लिए। तो इसलिए संविधान के बिना हम लोग राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आउटसोर्सिंग सर्विस से क्या आशय है? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। आउटसोर्सिंग सर्विस से क्या आशय है? तो जो इसका उत्तर है, जब विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां कुछ कार्यों को अपने कर्मचारियों से न करा के विकासशील देशों की कंपनियों से सस्ती दरों पर करवा लेती हैं, इस व्यवस्था को आउटसोर्सिंग सर्विस कहा जाता है। तो आप देख भी रहे हैं कि नाम से ही पता चल रहा है आउटसोर्सिंग सर्विस, मतलब कहीं जहाँ सर्विस हो रही है उसके बाहर से सोर्स, कोई बाहरी सोर्स से सुविधा लेना। तो इसे हम लोग एक तरीके से कहा जाएगा आउटसोर्सिंग सर्विस। और इसका डेफिनेशन एग्जिट देख रहे हैं आप, इतना पर्याप्त हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं नवें प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न है, पराश्रितता अनुपात की अवधारणा क्या है? पराश्रितता अनुपात क्या है या उसकी अवधारणा क्या है? तो आइए चलिए देखते हैं इसके उत्तर को। किसी क्षेत्र की जनसंख्या की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए इस्तेमाल होने वाली अवधारणा को पराश्रितता अनुपात कहा जाता है। आर्थिक स्थिति को जानने के लिए इस्तेमाल होने वाली अवधारणा
को कहा जाता है पराश्रितता अनुपात कहा जाता है। इसका आशय समाज के उस वर्ग से है जो उत्पादन प्रक्रिया अर्थात आर्थिक क्रिया में सक्रिय भाग नहीं लेती है, जैसे वृद्ध, बच्चे आदि। तो इसमें कहा जाता है पराश्रितता अनुपात। पराश्रितता अनुपात का मतलब एक तरीके से दूसरे पर जो आश्रित हो। तो यहाँ पर जैसे वृद्ध हो गए, बच्चे हो गए, तो इन सभी लोगों को हम लोग इस अवधारणा में शामिल करते हैं। 10वां प्रश्न हम लोग का है द्वितीयक नातेदारी से क्या आशय है। द्वितीयक नातेदारी क्या होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वे संबंध जो प्राथमिक संबंधियों द्वारा संबंधित होते हैं, जैसे जीजा साले का संबंध हो गया, दादा पोते का संबंध हो गया, चाचा भतीजे का संबंध हो गया। तो इस प्रकार के संबंधों को हम लोग द्वितीयक नातेदारी के रूप में देखते हैं। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप खुले व्यापार से क्या समझते हैं? आप खुले व्यापार से क्या समझते हैं या खुला व्यापार क्या होता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा एक ऐसी बाजार व्यवस्था जिसमें किसी प्रकार का राष्ट्रीय, सरकारी अथवा अन्य रोकथाम या नियंत्रण लागू नहीं होता है। मतलब एक तरीके से खुले व्यापार का मतलब लोग अपने तरीके से, जो निजी लोग होंगे वो अपने तरीके से व्यक्तियों वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। उसमें कोई भी सरकारी नियम कानून की बाध्यता नहीं होती है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं खुले बाजार। 12वां प्रश्न हम लोग का है जाति व्यवस्था के संदर्भ में निर्योग्यता से क्या आशय है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा जब उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों पर कुछ अंकुश या पाबंदियां लगा दी जाती थीं, इन्हीं पाबंदियों को जाति व्यवस्था के संदर्भ में निर्योग्यता कहा गया है। तो कहा गया उच्च जातियों द्वारा छोटे जातियों पर लगाई जाने वाली पाबंदियां को ही हम लोग जाति व्यवस्था के संदर्भ में निर्योग्यता के नाम से अध्ययन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये रहे आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जिसमें कि समाजशास्त्र के 12 अति लघु उत्तरी प्रश्नों को शामिल किया गया है। मैं आपको और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि अति लघु उत्तरी साथ ही साथ लघु उत्तरी प्रश्नों के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का PDF रहेगा उसमें, और साथ ही साथ वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल जुड़ें। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर प्रेस कर लें।